हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए के द्विगुणन की क्रियाविधि को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं। एक ऐसा क्रिया है जिसमें एक डीएनए से उसी के समान हूबहू दो प्रतिकृति तैयार होते हैं और इन दोनों प्रतिकृति में एक श्रृंखला तो पुराना वाला होगा और एक श्रृंखला का संश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार एक डीएनए से उसी के समान हूबहू दो नए डीएनए बनना, ये कहलाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। और यह जीवों में इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सूचनाओं को लेकर जाता है। अब देखिए, इसमें एक पुराना श्रृंखला और एक नया श्रृंखला, अर्थात जो दो नए डीएनए बने हैं उनमें एक पुराना और एक नया होता है, अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है, जिसका कि प्रायोगिक प्रमाण मेसेल्सन एवं स्टाल ने अपने प्रयोग द्वारा किया था। अब देखिए, इस नए श्रृंखला का निर्माण करने का कार्य तीन एंजाइमों का समूह डीएनए पॉलीमरेज के पास होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यही रेप्लिकेशन कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये तीन प्रकार के होते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड और पॉलीमरेज थर्ड। इन तीनों का कार्य अलग अलग स्थान पर होता है। यदि इनका आकार देखें तो पॉलीमरेज फर्स्ट छोटे आकार का होगा, पॉलीमरेज सेकेंड उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन पॉलीमरेज थर्ड इनसे 5-6 गुना बड़ा होता है। पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है, ये यदि डीएनए में कहीं टूट फूट हो जाए तो वहाँ जाकर के उसको रिपेयर कर देता है। उसका रेप्लिकेशन में उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। बच गए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और पॉलीमरेज थर्ड। इन दोनों का कार्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन तीनों डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कुछ विशेष कंडीशन में ही नए श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। आपको उन्हीं विशेष कंडीशनों को ध्यान रखना है क्योंकि उन्हीं के लिए इन सब एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पहला इसका कंडीशन होता है कि ये हमेशा डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड पर नए श्रृंखला का निर्माण करेंगे। और हम लोग जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, तो पहला काम तो यही होगा कि स्ट्रैंड को सिंगल करना। तो ये इनका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, ये जब नए श्रृंखला का निर्माण करेंगे तो हमेशा नया श्रृंखला 5 एंड से 3 एंड की ओर बनाएंगे। तो पुराना श्रृंखला कैसा होगा? हम जानते हैं दोनों श्रृंखला अपोजिट होते हैं, तो ये कैसा होगा? ये होगा 3 एंड से 5 एंड की ओर। तीसरा इनका कंडीशन है कि हमको इसमें इंडिकेटर चाहिए, संकेत चाहिए कि हम कहाँ से नया श्रृंखला का निर्माण करें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको संकेत दे देंगे तो यहीं से बनाना चालू करेगा, इधर इतना को छोड़ देगा। तो तीसरा इनका कंडीशन ये है कि इनको सूचना या संकेत चाहिए कि हम कहाँ से श्रृंखला बनाएंगे। और चौथा महत्वपूर्ण है कि इनको इस 3 एंड पर OH चाहिए। और हम लोग जानते हैं 3 एंड का OH ऐसे होता है कि यदि ये शर्करा है, इसमें 5 कार्बन होते हैं, यहाँ ऑक्सीजन होता है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो ये तीसरे स्थान पर जो H होता है इसको ये चाहिए, अर्थात 3 एंड चाहिए, तभी ये आगे बना पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिल करके कैसे इनकी इन चारों मांगों की पूर्ति करते हैं और नए श्रृंखला का निर्माण होता है। अब सबसे पहले एक डीएनए का छोटा सा खंड ले लेते हैं इस तरीके से, और इसके दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और हम लोग को पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड तथा ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब इसमें कहाँ पे रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी? वह बिंदु कहलाता है इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट, और इसकी पहचान करता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। देखिए, जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन बंध की अधिकता होगी, अर्थात ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक होंगे, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं लगती इनकी तुलना में। तो जहाँ पे एडेनिन और थाइमिन की अधिकता होती है वहीं को पहचान के जा करके वहीं पे जुड़ जाता है। चलिए, इसमें मान लिए कि यहाँ पे आकर के ये हेलिकेज एंजाइम जुड़ जाता है, अर्थात यही होगा इनिशिएशन पॉइंट। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे ई कोलाई लेंगे, ई कोलाई का जो डीएनए होता है गोलाकार होता है और आकार में भी छोटा होता है।
तो इसमें सिर्फ एक ही इनिशिएशन पॉइंट बनता है और इस पॉइंट के दोनों ओर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाते हैं और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनका डीएनए काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उसमें करोड़ों की संख्या में ये क्षार युग्म पाए जाते हैं, तो उनमें कई इनिशिएशन पॉइंट बन जाते हैं, कई जगह स्थित होंगे वो, और उसके चलते उसमें समय कम लगता है। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया ये इनिशिएशन पॉइंट, यहाँ पे आकर के ये हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना प्रारंभ किया। अब जैसे ही तोड़ना प्रारंभ करता है तो ये दोनों हेलिक्स दूर हो जाएंगे और वहाँ पे एक रेप्लिकेशन बबल बन जाता है। इस तरीके से देखिए, ये इसके बाकी साइड के हो गए और ये यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं। और यहाँ तक पहुँच गया है इधर से हेलिकेज एंजाइम और इस दिशा में यहाँ तक पहुँच चुका है और बीच में हो जाएगा यहाँ पर, ये है इनिशिएशन पॉइंट। मान लीजिए कि यहीं से दोनों ओर इधर भी और इधर भी रेप्लिकेशन चालू होगा। अर्थात यदि इस हिस्से को समझेंगे तो सेम वैसे ही समझेंगे कि उधर भी हो रहा है। अब देखिए इसमें मान लीजिए यहाँ पर यदि ए रहा हो तो यहाँ टी होगा, यहाँ यदि जी रहा हो तो सी होगा। उस कंडीशन में जैसे ही तोड़ के आगे बढ़ेंगे तो दोनों हेलिक्स फिर से जुड़ सकते हैं। तो इनको जुड़ने से रोकने के लिए ये एसएसबी प्रोटीन आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये इसमें ऐसे आकर के बीच बीच में ऐसे जुड़ जाएंगे। उसके चलते ये दोनों श्रृंखलाएं फिर से नहीं जुड़ पाते। और देखिए इसमें जैसे ही ये हेलिकेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ता है, अर्थात इसके बंधों को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, दोनों श्रृंखलाओं को अलग करते आगे बढ़ता है, तो आप सोचिए कि एक जैसे रस्सी है, उस रस्सी को यदि हम बीच से उसके धागों को ऐसे खोलें तो क्या होगा, उसके पीछे की ओर जो ऐठन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। वही चीज़ इसमें होता है, जैसे खोल के आगे बढ़ता है इधर पीछे की ओर ये सुपर कॉइलिंग जैसा स्थिति आ जाता है, एकदम पास पास आ जाते हैं ये ऐसे, इस तरीके से। तो उस कंडीशन में ये आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं खोल पाएगा। तब फिर यहाँ पे उस सुपर कॉइल को हटाने के लिए डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम ये आकर के इस सुपर कॉइल वाली स्थिति पे ऐसे बैठ जाता है। और इस एंजाइम की विशेषता होती है कि दोनों स्ट्रैंड को एक साथ कट करता है, एक साथ कट करेगा और दोनों के जो ऐठन है या सुपर कॉइलिंग स्थिति है उसको रिलीज करेगा और फिर से दोनों स्ट्रैंड को जोड़ देता है। तो इस तरीके से दोनों साइड होगा। तो यहाँ पे इसका वो भी समस्या खत्म हो गया ऐठन वाली। अब ये आसानी से आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के जो संश्लेषण के लिए 4 कंडीशन है उसमें 2 कंडीशन तो पूरे हो गए। एक कंडीशन है कि उसको सिंगल स्ट्रैंड चाहिए तो सिंगल मिल गया। दूसरा होगा यहाँ पर तो हम जानते हैं कि दोनों श्रृंखलाएं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो चलिए इसको मान लिए कि ये 5 इंड होगा तो ये 3 इंड होगा और नीचे वाला फिर ये 3 इंड होगा तो ये 5 इंड होगा। तो दूसरा कंडीशन भी पूरा हो गया। इसको ये 3 इंड साइड से खुला हुआ मिल गया, इधर से देखेंगे तो इधर से मिल गया खुला हुआ। तो 2 कंडीशन की पूर्ति हो गई। अब इसमें तीसरा कंडीशन आता है कि ये कहाँ पे जा करके जुड़ेगा उसको इंडिकेट करना। तो उसको इंडिकेट करता है आरएनए प्राइमेज। अब देखिए आरएनए प्राइमेज जब यहाँ पे आकर के बैठेगा तो उसको विस्तार से समझने के लिए चलिए हम इस रेप्लिकेशन बबल के इस हिस्से को नीचे ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से बनेगा ये इसके दोनों श्रृंखलाएं हो गए और अभी इधर का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट पाया है। ये हो जाएगा 5 इंड और ये हो जाएगा 3 इंड, ये हो जाएगा 3 इंड, ये हो जाएगा 5 इंड। यहाँ पे डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम यहाँ तक पहुँच चुका है इस तरीके से, और दोनों श्रृंखलाओं को एक दूसरे से दूर रखने में हेल्प किए हैं एसएसबी प्रोटीन। तो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखिए ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग का जो जैकेट वगैरह का चैन होता है, जो जिप होते हैं, वो जिप ऐसे इसको खोलते जा रहे हैं। तो ये एक द्विशाखी संरचना दिखता है जिसको रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि इस 3 इंड से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को आकर के जुड़ना है।
तो उसको जोड़ना है, लेकिन कहाँ पर जोड़ना है, तो उसके लिए आरएनए प्राइमेज सबसे पहले आकर जुड़ेगा और वहाँ पे एक प्राइमर का निर्माण कर देता है। ये हो गया प्राइमर। ये प्राइमर बना दिया। ये प्राइमर संकेत होता है जो बताता है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को यहीं पे आकर जोड़ना है, यहीं से नया श्रृंखला बनाना है। तो यहीं पे आकर ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ जाता है। और देखिए इसका चौथा डिमांड भी था कि इसको 3OH चाहिए। तो ये 3 इंड की ओर से जब आरएनए प्राइमर बना है तो ये होगा इसका 5 इंड और ये होगा 3 इंड। तो ये 3 इंड वाले OH से आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ ऐसे जुड़ जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। यहाँ जुड़ जाएगा और न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ते जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है ऐसे ये। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये जो SSB प्रोटीन दिख रहे हैं ये हटते जाते हैं। तो कुछ समय के बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और पीछे की ओर एक नया न्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला बन जाएगा। तो ये तो हो गया इस 3 इंड और 5 इंड वाले श्रृंखला में। अब इस श्रृंखला में देखिए जिसमें पेरेंटल डीएनए का 5 इंड से 3 इंड की ओर है, इसमें इसको जुड़ने के लिए फिर 3 इंड चाहिए। तो 3 इंड तो इधर इसको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमेज यहाँ पर आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है इस तरीके से, और डीएनए पॉलीमरेज फिर यहाँ आकर के बैठेगा और ये इस दिशा में ऐसे नए न्यूक्लियोटाइडों को बनाते हुए आगे बढ़ता है, ऐसे जोड़ के नया श्रृंखला बना देगा। तो देखिए अब इसको अब यहाँ पे चले जाइए। यहाँ देखिए ये यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ये इससे पहले इधर, क्योंकि इधर भी दोनों में एक साथ क्रिया प्रारंभ हुआ है, तो इधर तो तब तक दूसरा डीएनए पॉलीमरेज बना करके चल गया है। तो इसको तो यहाँ तक ही बनाना होगा, वहाँ रुक जाना होगा। तो अब इसके आगे के भाग को, अर्थात जब ये इतना तक बना के और इतना तक बना के पहुँचेंगे तब तक क्या होगा कि ये हेलिकेज एंजाइम कुछ और हाइड्रोजन बंध को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तो उसको हम इस आगे वाले चित्र में समझते हैं। अब इससे आगे देखिए इस चित्र में यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है ये कुछ हाइड्रोजन बंध को और तोड़ते हुए आगे तक बढ़ गया है, यहाँ तक आ गया है देखिए। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं ये और आगे तक कुछ खुल गए, और खुल गए तो ये SSB प्रोटीन भी आकर के लग गए हैं। अब क्या होगा इस टेम्पलेट में, इसमें ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये तो इसी ओर बढ़ रहा है, तो इसको कोई समस्या नहीं है। ये लगातार ऐसे न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ते जोड़ते नया श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाएगा। तो इस तरह से इस साइड लगातार रूप से एक नया श्रृंखला बनते जाएगा। लेकिन इस सेकेंड टेम्पलेट में देखिए, इस टेम्पलेट में क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये डीएनए पॉलीमरेज बनाया, उसके बाद इधर वाला हिस्सा आ जाएगा तो इसको छोड़ के बाहर निकलना होगा। तो यहाँ तक तो ये बना देगा, उसके बाद उससे रिलीज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब क्या फिर यहाँ पे उसको बनाना होगा। तो उस कंडीशन में ये फिर से आरएनए प्राइमेज एंजाइम एक नया प्राइमर यहाँ पे बनाएगा, और उसके बाद फिर इसमें आकर के डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा और इस दिशा में ऐसे आगे बढ़ते हुए न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ते हुए नया श्रृंखला का निर्माण कर देता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि एक टेम्पलेट में तो लगातार या सतत रूप से नए श्रृंखला का निर्माण होते जा रहा है, लेकिन दूसरे टेम्पलेट में देखिए यहाँ पे ये नए श्रृंखला का निर्माण टुकड़ों या फ्रेगमेंट के रूप में हो रहा है। इन टुकड़ों को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और जिस टेम्पलेट में सतत रूप से श्रृंखला का निर्माण हुआ, इस स्ट्रैंड को कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और जिधर फ्रेगमेंट के रूप में हो रहा है उस टेम्पलेट साइड के स्ट्रैंड को कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक स्ट्रैंड में लगातार कंटिन्यूअस रूप से नए श्रृंखला का निर्माण होते रहेगा, और दूसरे में ओकाजाकी फ्रेगमेंट के रूप में छोटे छोटे श्रृंखलाओं का निर्माण होगा।
और जब ये टर्मिनेशन स्टेज में आता है तो उस समय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम आएगा और जहाँ जहाँ पे ये आरएनए प्राइमर बने हुए हैं इन प्राइमर को वहाँ से हटाएगा और उसके स्थान पर नए न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ देता है। और साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यह काम भी है कि यदि इस श्रृंखला में कहीं पे कोई दूसरे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए हैं इसके द्वारा गलती से मान लीजिए, तो उस गलती को सुधारने या उसको रिपेयर करने का कार्य भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। लेकिन यह 2 ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ नहीं पाता और उसको जोड़ने के लिए लास्ट में आएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम जहाँ जहाँ पर ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपस में नहीं जुड़े हैं उनको फास्फोडाइस्टर बंध, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में वही होता है, तो फास्फोडाइस्टर बंध बना करके जोड़ देता है। इस तरह से दोनों ओर कंप्लीट श्रृंखला तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 स्टेज के द्वारा पूरा हो जाता है। पहला आएगा इनिशिएशन या उसका आरंभ होना, दूसरा आता है उसका लंबाई में वृद्धि होना इलोंगिनेशन, और तीसरा आता है उसका समापन या टर्मिनेशन। आप चाहें तो उन बिंदुओं को हटाकर इसको विभिन्न पॉइंट में वर्णन कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट होगा कि समारंभन बिंदु या इनिशिएशन पॉइंट का ज्ञान होना, उसमें आप इन तीनों एंजाइमों के कार्यों को लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट में आ जाएगा आरएनए प्राइमेज द्वारा प्राइमर का निर्माण। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि आरएनए प्राइमर पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जुड़ना और श्रृंखला का निर्माण करना। चौथे पॉइंट में फिर आपको बताना पड़ेगा कि उस प्राइमर को विच्छेदन करना है, उसको हटाना। तो आरएनए प्राइमर का विच्छेदन और उसमें आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में बताना होगा। और उसके बाद अगला पॉइंट रहेगा ओकाजाकी खंडों का जुड़ना और उसके लिए फिर आएगा डीएनए लाइगेज। तो इस तरह से आप डीएनए रेप्लिकेशन या द्विगुणन को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।